रात्रि का समय, घना जंगल, चांदनी रात में डोली धीरे धीरे हिलती डुलती चली जा रही है। चारों तरफ सन्नाटा, केवल झिंगुरों की आवाज और पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही है। वहीं डोली में बैठी बहू सुमन अपने चेहरे पर घूंघट डाले सोच में डूबी है। उसका मन तरह तरह के सवालों से घिरा है। बाहर उसके पति रोहित और कुछ अन्य लोग डोली के साथ चल रहे हैं। क्या यही मेरी किस्मत है? शादी की इतनी खुशियां, पर ये जंगल, ये वीरान रास्ता, मेरा ससुराल क्या सचमुच यहाँ है? बस थोड़ी दूर और सुमन, तुम्हारा नया घर अब करीब ही है। थोड़ा सब्र करो, तुम्हें अपने ससुराल में अच्छा लगेगा, चारों तरफ हरियाली देखकर। क्या सच में हमारा घर इस खेत के बीच है? क्या हमें खेत और जंगलों के बीच में रहना पड़ेगा? बस देखती रहो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। तुम्हें तुम्हारा ससुराल सच में अच्छा लगेगा। हमें तो वहां रहने की अच्छे से आदत हो गई है, तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी। कुछ समय बाद जंगल का रास्ता खत्म होता है और सामने एक विशाल हरा भरा खेत दिखाई देता है। डोली खेतों के बीच से गुजरती है। ये क्या है? चारों तरफ सिर्फ खेत, और ये घर यहाँ क्यों है? गांव तो पीछे रह गया, फिर ये खेतों के बीच में घर क्यों बना हुआ है? क्या ये मेरा घर है? खेत में ससुराल बनाया हुआ है। ससुराल में स्वागत है सुमन, यही तुम्हारा नया घर है। देखो कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा ससुराल? चारों तरफ हरियाली है, फ्रेश ताजा ऑक्सीजन मिलेगी तुम्हें यहाँ पर। सुमन के चेहरे पर संकोच और आश्चर्य दोनों का मिला जुला भाव है। डोली घर के सामने रुकती है। घर बहुत पुराना और साधारण सा है। दरवाजे पर सास ललिता, ससुर मोहनदास, नंद कोयल और देवर पुनीत खड़े हुए हैं। आओ बहू, गृह प्रवेश करो। इस घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम इस घर की लक्ष्मी हो, लक्ष्मी। नमस्ते माँ जी। सदा सुहागन रहो बेटी। हमारे छोटे से घर को तुम्हारे आने से अब 4 चांद लग जाएंगे। इस घर को संभाल के चलना, हमेशा इस घर में अपनी खुशियां बांटना। सुमन को घर के अंदर ले जाया जाता है। घर का वातावरण साधारण है, लेकिन परिवार के लोग उसे पूरी गर्मजोशी से अपना रहे हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं। भाभी, कैसी लगी हमारी खेत वाली हवेली? बहुत अलग है, कल्पना से भी परे। कभी सोचा ही नहीं था कि खेतों के बीच में ससुराल मिलेगा। बस भाभी, अब यही तुम्हारा महल है। जंगल और खेतों का राजा रानी बनकर रहना पड़ेगा। किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होने देंगे हम आपको। देखना, आपके यहाँ रहने की आदत हो जाएगी। सभी लोग हंसते हैं, लेकिन सुमन के चेहरे पर हल्की चिंता के भाव है। वो थोड़ी चिंता में होती है। ऐसे ही धीरे धीरे रात का समय हो जाता है। सुमन अपने कमरे में बैठी है। उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे हैं। वो खिड़की से बाहर देखती है, जहां चारों तरफ केवल अंधेरा और खेत है। अचानक उसे दूर किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। वो डर कर खिड़की बंद कर देती है। ये कहाँ आ गई मैं? चारों तरफ बस खेत और जानवर। गांव से इतना दूर क्यों रहते हैं ये लोग? अगले दिन सुबह सुमन रसोई में ललिता के साथ काम कर रही होती है। माँ जी, आप लोगों ने गांव छोड़कर यहाँ खेतों में रहना क्यों चुना? ललिता जवाब देने से कतराती है और चुपचाप काम में लग जाती है। सुमन को यह देखकर और भी अजीब लगता है। खेतों के बीच में घर होने की वजह से बहू सुमन सारा दिन बोर हो जाती है। उसका सारा दिन बहुत बोरियत में जाता है। रात कब हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। रात का समय, सभी सो रहे हैं। अचानक बाहर कुछ आवाजें आती हैं, जैसे कोई जानवर घर के आसपास मंडरा रहा हो। रोहित, उठो, बाहर कुछ है, शायद कोई जानवर। मुझे बहुत डर लग रहा है। रोहित, उठ जाओ। अरे घबराओ मत, ये यहाँ आम बात है। जंगल के पास रहते हैं तो ऐसा होता ही रहता है। जानवरों का आना जाना लगा ही रहता है। सुमन की डर से हालत खराब होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन जब सवेरा होता है, उसकी सास उसे नदी से किनारे से पानी लाने के लिए कहती है। बहू, नदी किनारे चली जाओ, वहां से पानी लेकर आ जाओ। घर में पानी खत्म हो गया है। अच्छा माँ जी, मुझे पानी लेकर आना होगा। ठीक है, लेकर आती हूँ। खेतों के पास में एक नदी थी, जहां सुमन पानी भरने के लिए जाती है। वहां अचानक से उसके सामने एक बड़ा सा हाथी आता है और वो जोर जोर से सूंड हिलाकर दहाड़े मारने लगता है। मुझे कुछ मत करो, मैं तो बस यहाँ पानी लेने आई थी। हे भगवान, ये कहाँ आकर फंस गई हूँ। मैं किसी भी तरह बस यहाँ से घर पहुंच जाऊं। सुमन जैसे कैसे करके अपनी जान बचाकर घर लौट आती है। घर के बाहर उसे हिरन दिखाई देते हैं और वो डर जाती है। पहले हाथी और अब ये हिरन। लगता है सारे जानवर यहाँ खेतों में ही मंडराते रहते हैं। यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। इन परेशानियों को मैं कैसे झेलूंगी? हिरन के जाने के बाद सुमन घर के अंदर आती है और गुस्से में अपनी सास से कहती है, मुझे नहीं रहना इस वीराने में। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? गांव छोड़कर इस खेतों में क्यों रह रहे हो तुम लोग?
मुझे मेरे मायके वापस भेज दो। कम से कम वहाँ आसपास जानवरों की जगह इंसानों के घर हैं। सभी चुप हैं। फिर ललिता सुमन को बैठाकर सच्चाई बताती है। बहू, हम भी गांव में रहते थे। हमारा बड़ा सा घर था, पर एक दिन जमींदार ने हमें गांव से निकाल दिया। हमने जमींदार से पैसे उधार लिए थे, उसे समय पर चुका भी दिए थे, लेकिन उसने पैसे लेने के बाद हमें धोखा दिया और उसने हमारे घर पर कब्जा कर लिया। गांव वालों को उसने झूठी कहानी सुनाकर अपनी तरफ कर लिया और हमारा सब कुछ छीन लिया। ये एक खेत के कागज हमारे नाम थे और इसके कागज भी हमारे पास ही थे। मजबूरन हमें यहाँ खेतों में आकर बसना पड़ा। इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा भी नहीं था। आप लोगों ने इतने कष्ट सहे और मुझे कभी बताया भी नहीं, और मैं कितना गलत सोच रही थी आप लोगों के बारे में। मुझे आप लोग माफ कर दो। हमने सोचा नया जीवन शुरू कर रहे हैं, तुम्हें पुरानी बातों का बोझ नहीं देना चाहिए, इसलिए तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा था। लेकिन हमें नहीं पता था कि तुम्हें यहाँ खेतों में रहने में इतनी परेशानी होगी। सुमन का गुस्सा अब समझदारी में बदल जाता है। उसे ससुराल वालों की मुश्किलें समझ में आती हैं, जिसके बाद वो खेतों में रहने में एडजस्टेबल हो जाती है। सुमन घर के कामों में रुचि रखती है, कपड़े धोने नदी किनारे जाती है। कभी जानवर सामने आ जाते हैं तो समझदारी से सामना करके सामने से हटकर घर वापस आ जाती है। इसी तरह उसे धीरे धीरे अपने खेतों के ससुराल में रहने की आदत हो जाती है। अरे रोहित जी, आज बहुत थके हुए नजर आ रहे हैं। आज खेतों में काम ज्यादा है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करती हूँ। सुमन अब अपने ससुराल वालों के साथ खेतों के जीवन को स्वीकार करने का निर्णय लेती है। वो धीरे धीरे खेतों के कामों में भी हाथ बटाने लगती है, जिससे रोहित की मदद हो जाती है। एक दिन वो बाजार जाते समय जमींदार को किसी गरीब किसान से जबरदस्ती करते हुए देखती है। अगर अगले हफ्ते तक पैसे नहीं चुकाए तो तुम्हारी जमीन भी मेरे हवाले समझो। तुमने पैसों के साथ ब्याज भी नहीं दिया तो तुम्हारा अब उस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। सुमन को यह देखकर गुस्सा आता है और वो तुरंत वहां पहुंचती है। क्यों डरा रहे हो उस गरीब को? तुम्हारा खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारा दस्तावेजों में किस तरह का ब्याज लिखा हुआ है जो एक गरीब इंसान चुका ही नहीं पाता। तुम क्या कर लोगी बहू रानी जी? अपने परिवार का भी तो हाल देख चुकी हो। उनका तो कुछ हुआ नहीं, इनका क्या ही करोगी? अब मैं हूँ ना, देखते हैं कैसे किसी को सताते हो। सुमन उस किसान को कानूनी सहायता दिलवाने का वादा करती है। पढ़ी लिखी सुमन अपनी चतुराई और कानूनी ज्ञान से जमींदार की चालों को बेनकाब करने का निश्चय करती है। अगले दिन सुमन गांव के मुखिया और कुछ लोगों के साथ जमींदार के घर पहुंचती है। उसके साथ में एक वकील भी होता है। ये आदमी आपको धोखा दे रहा है। इसके सारे कागजात फर्जी हैं। इसने हमेशा आप लोगों की जमीन को हड़पा है और आपको गरीब से भी गरीब बना दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये पूरा गांव गरीबी में मर जाएगा। जो बच्चे कुछ लोग हैं ना, वो इस गांव को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। ये सच बात है। अगर तुम लोगों ने आज अपना फैसला नहीं लिया तो एक दिन सब कुछ छिन जाएगा। गांव वालों को सुमन की बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन वकील सभी को दस्तावेज दिखाता है जो उसने जमींदार के खिलाफ इकट्ठे किए थे। अरे ये तो सचमुच धोखेबाज निकला। हमें तो यकीन नहीं हो रहा है, जमींदार हमें आज तक लूटता आ रहा था। गांव के लोग जमींदार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उसे गांव छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। या तो अब जमींदार गांव छोड़कर जाता या फिर उसे जेल होती। जमींदार ने गांव छोड़ने की चतुराई दिखाई और वहां से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। उसके जाने के बाद गांव वालों ने सुमन के ससुराल वालों से माफी मांगी। महात्मा भाई साहब और ललिता बहन, हम गांव वालों को माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम्हारा साथ उस वक्त नहीं दिया जब जमींदार तुम्हारे साथ गलत काम कर रहा था। आज हमारी आंखें खुली तुम्हारी बहू की मदद से। हम अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए तुम्हें वापस गांव में बुलाते हैं। मोहनदास और ललिता गांव वालों को आदर करते हुए उनकी बात का सम्मान करते हैं और अपना सामान वापस अपने घर में लाकर उसमें रहने लगते हैं। अब सुमन का अपना घर भी गांव के अंदर होता है। उसे अच्छा लगता है और वो खुशी खुशी सबके साथ रहने लगती है। वेल दोस्तों, आप कभी जंगल वगैरह में घूमने गए हैं या फ्रेंड या ग्रुप सर्कल के साथ? तो कौन सी जगह, उस जगह का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।